सभी गणमान्य लोगों को मेरा सादर नमस्कार। यहाँ हम लोग आज करता हूँ। जय श्री राम। चैत्र मास की नवमी तिथि को जन्म लिए थे राम। कौशल्या की पहली रानी, द्वितीय सुमित्रा जान, तृतीय कैकेयी सबसे प्रिय थी, सुनो लगा कर ध्यान। राम नाम कौशल्या सुत का, भरत कैकेयी पूत, सुमित्रा सुत। गुरु वशिष्ठ ने शिष्य रूप में किया उन्हें स्वीकार। चले गए चारों गुरुकुल में मन से हो तैयार। राजा प्रजा सभी के बच्चे रहते वहाँ समान। कठिन परिश्रम से करते थे प्राप्त सभी हर ज्ञान। ज्ञान प्राप्त कर चारों भाई पुरुष हुए संपूर्ण। जिन्हें देखते ही होती थी दैत्य शक्तियाँ चूर। बने राम निषाद गुरुकुल में अच्छे सच्चे मित्र। उन दोनों का ही अपना था सुंदर सहज चरित्र। घर जाने का याद उन्हें राम जी वचन दिए, हम भले हो रहे दूर, किंतु तुम्हारे घर आऊंगा एक दिन मित्र जरूर। प्रभु को सब पता होता है ऐसे। उन्होंने वचन दिया था तो कुछ सोच कर ही दिया होगा कि भविष्य में आने वाले। लौटे पुनः अयोध्या नगरी, चारों बनकर वीर। आंखों से छलकी थी माँ की खुशियों के संग पीर। चारों भाई के आने से महल हुआ खुशहाल। रहने लगे खुशी से चारों सुंदर माँ के लाल। आए विश्वामित्र अचानक दशरथ के दरबार। दैत्यों की आतंक कथा करने लगे गुहार। दशरथ बोले करिए ऋषिवर मुझसे निसंकोच। किस चिंता में आप पड़े हैं, रहे आप क्या सोच। ऋषिवर बोले मुझे चाहिए हे राजन श्री राम। सुनकर दशरथ कांप गए और हृदय लिए थे थाम। ऋषिवर की जिद के आगे पर चली न उनकी एक। गए राम लखन ऋषिवर संग ले उद्देश्य अनेक। जय श्री राम। यहाँ प्रथम अध्याय की तरफ बढ़ते हैं जो कि तारकावध और अहिल्या उद्धार पर है। एक राह पर खड़ी तारका, राहों को ली रोक। मार दिए फिर उसे राम जी, धनुष दिए मुझको भी स्वामी। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से एक सम्मान तो के लिए चुना ही गया है। इस सम्मान के लिए साथ ही साथ मुझे पता है कि उन्हें 75,000 रुपए राशि तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। आज मैं बेहद उत्साहित हूँ आप सभी को यहाँ पाकर, आप सभी को यहाँ देखकर। विशेषकर ये ऐसा खास मौका इसलिए हमारे पास है, बेहद खास, क्योंकि एक शिक्षिका लेखिका होने के नाते जब भी कोई लोकार्पण का कार्यक्रम होता है तो ये पल हम सबों के लिए बेहद ही आनंददायी हो जाता है। वो कहते हैं ना कि आज जो है ना ये आदरणीय लेखिका किरण सिंह जी जो बेहद प्रतिभाशाली, उम्दा लेखिका, कवयित्री और कई राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित हैं, उनकी 2 पुस्तकें जिनके अनावरण के लिए हम यहाँ उपस्थित हैं, एक कुंडलिया संग्रह अंतर्ध्वनि तथा दूसरी कहानी संग्रह रहस्य, इसका लोकार्पण किया जाना है। इस पावन बेला में आप सभी विद्वजनों की उपस्थिति बेहद खास है, इसलिए तहे दिल से आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, सादर आमंत्रण और अभिवादन। स्वीकृत आमंत्रण किया आप मौजूद ही हैं प्रख्यात साहित्यकार, बाल साहित्य के जाने माने हस्ती, सभा के अध्यक्ष आदरणीय भगवती प्रसाद द्विवेदी जी। आपका मैं तहे दिल से नाम आपका भी महोदय आदरणीय भगवती जी स्थान ग्रहण करें। साथ ही साथ
बने झिलमिल तेरे चरणों में जलते हैं। अंधकार क्या हम भूल गए हैं, यह दिव्य ओज, यह दिव्य दीवार सब तेरी कृपा से ही बनते हैं। उसी परमात्मा का शुक्र मनाते हुए, क्योंकि कोरोना काल की महात्रासदी के बाद हम जिस तरह इकट्ठा हुए हैं, हमारे चेहरे पे एक मुस्कुराहट है, सही हुए हम सब जो यहाँ उपस्थित हैं, उसी परमात्मा का शुक्र मनाते हुए मैं मंचासीन अतिथियों से सादर अनुरोध करूंगी कि आप दीप प्रज्वलन के लिए कृपया सामने आए। साथ ही मैं आग्रह करना चाहूंगी एक मिनट सर, अभी रुक जाइए। जल्दी से जलेगा भी नहीं। समोसा थोड़ा सा सटिए, एक बार मत पकड़िए। निःशेष शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमा आद्यां जगद्व्यापिनी वीणा पुस्तक धारिणीं भयदां जाड्यारापहा हस्ते स्फाटिकमा वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्। ओंकार में मां शारदे, झंकार में मां शारदे, ओंकार में मां
अक्कल घास चोर चली गेलै की अक्कल घास चोर गेलै। आज की सुमधुर स्वागत सम्मान करें। एक बार जोरदार ताली से हम स्वागत आप सभी का और आप सभी का करते हैं। रेडी इधर सामने कैमरे पे देखना है। रेडी रेडी। थैंक यू। वे अनगिनत संदेशों से पूरे बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल मैं उत्सुक हो गई आपके सम्मान और स्नेह से और आभार। आज मैं आदरणीय के लिए सबसे पहले तो मैं किरण जी के साथ साथ उनके सबसे प्रिय साहब को धन्यवाद देना चाहूँगी, जिन्होंने कदम कदम पर उनका साथ दिया और आगे भी देंगे। मैं बच्चों के साथ, अपनी सहेलियों के साथ, अपने बड़े आदरणीयों के साथ एक बार मैं उन्हें पुनः बहुत बधाई देना चाहूँगी कि आज इस सुंदर बेला में हम सभी कोरोना काल की विषम परिस्थितियों से निकलकर मिलने जुलने का एक सुंदर अवसर हमें मिला है। और एक से बढ़कर एक, मतलब दो पुरस्कार सुभद्रा कुमारी चौहान और सुर साहित्य सम्मान के लिए हमारी किरण जी को नवाजा गया है। और बिहार के बगल पड़ोसी देश से राज्य से हम सभी इस पुरस्कार को लेकर सुनकर बहुत आनंदित हुए। हमारा बिहार भी बढ़ा, हम सभी बढ़े, हमारी सहेलियां भी बढ़ी हैं। मैं अंतर्ध्वनि और रहस्य इस पुस्तक के लोकार्पण के शुभ अवसर पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज यह हॉल पूरा खचाखच भरा हुआ है। इसका श्रेय आदरणीय किरण जी को, हमारी सहेली को जाता है, जो अब बहुत बड़े लेखकों की श्रेणी में आ रहे हैं। और हमारी प्रिय दीदी उनके बगल में बैठी हैं, तो वह महसूस कर सकती होंगी कि पहली पुस्तक के लोकार्पण पर भी वह किरण जी के साथ थी। और आज किरण जी ने इतना सुंदर सफ़र तय करके हम सभी को बहुत बढ़िया अवसर दिया है यहाँ आने के लिए। दूरियां तो पहले आ चुकी थी जमाने में, बस कोरोना ने आकर इल्जाम अपने सर लिया। कभी तो कहा जा रहा है कभी साथ बैठो मित्रों तो मैं अपने मन की सुनाऊंगी, तुम दूर से पूछोगे तो मैं तो सिर्फ खैरियत ही बताऊंगा। खुशनुमा दिन की मंगल कामना के साथ मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है, लग ही नहीं रहा है कि कभी कुछ इस तरह की घटना हुई थी। आज हमें कुंडलिया संग्रह अंतर्ध्वनि तथा कहानी संग्रह रहस्य के लोकार्पण समारोह में उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान से सूर पुरस्कार और सुभद्रा कुमारी चौहान पुरस्कार सम्मानित किरण सिंह जी के इस विशेष आयोजन में आने का अवसर मिला। एक बार पुनः उन्हें हार्दिक बधाई। और मैं आनंदित, जब जिम्मेवारी मिल जाती है तो सुनाना ही पड़ता है। हम इस शुभ के साथ बैठी हुई हैं, गिनती में भी बराबर, बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत। आयाम के सृजन में स्त्री स्वर की कल्पना, इनके सुंदर मूर्ति का परिणाम सामने है। हमारी भावना जी कोई अनजान नहीं, डॉक्टर नीलिमा सिंह जी कह नहीं सकते हैं, बहुत कुछ बोलती हैं, उनकी कहानियाँ, कविताएँ। और बीना अमृत जी, अमृत नाम के साथ सबको अपना सुस्वाद चखाती रहती हैं। और सुधा जी, अन्नपूर्णा जी, अर्चना जी, रंजना जी हो, प्रेमलता जी हो, अभिलाषा जी हो, डॉक्टर शालिनी पांडे हो, रेखा जी हो, और आराधना जी ने तो अपने बहुत सुर हम सभी को दे ही दिए गुनगुनाने के लिए। उत्तरा जी भी इधर उधर से दिखती हुई पूरी तरह से तैयार आयाम का स्वर लेकर मौजूद है।
प्रेमलता जी भी हैं और हमारी बहुत सी विदुषी सखियाँ ऋतुराज छुपाने से भी नहीं छुप सकती हैं। कहीं न कहीं से सबके दर्शन हो रहे हैं, सभी विद्वज्जनों का। और इस सभागार में बैठी हमारी हाजीपुर से भी आई हुई हैं, विभा जी भी हिंदुस्तान से हैं, हमारे मीडिया कर्मी भाई, और फोटोग्राफी में व्यस्त हैं मधु जी, लेकिन उनके दोहे कान में गूंज रहे हैं। मैं वरिष्ठ बाल साहित्यकार भगवती प्रसाद जी का लब्ध प्रतिष्ठित, जिन्होंने कई पुरस्कार लेकर बिहार को भी उनसे आशीष की हम सभी कामना रखते हैं और रखेंगे भी। विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे बीच श्री सुमन कुमार जी उपस्थित हैं। ये निदेशक मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग राजभाषा विभाग में अभी हैं। इनके एक हस्ताक्षर से कितनी पांडुलिपियाँ को नवजीवन मिला है और मिलता रहेगा, तभी तो लोकार्पण की इस महोत्सव में हमें मिलने का सहयोग प्राप्त हुआ है। मैं उनका भी आभार और अभिनंदन स्वागत करती हूँ। चाशनी, मैं गुनाहगार हूँ कि मेरी बोली में चाशनी सी मधुरता नहीं है, लेकिन मुझे उसमें डूबकर तैरना अच्छा लगता है। हम सबकी प्रिय अलका जी आकाशवाणी के प्रसारण केंद्र से समाज के विविध रंगों को इंद्रधनुष की तरह सजाने वाली, नित्य हमें रूबरू कराने वाली, उनका भी मैं दिल से स्वागत करती हूँ। इस कार्यक्रम में उन्होंने अपना समय दिया। 2 अक्टूबर के बाद 3 अक्टूबर की छुट्टी का दिन, लेकिन रहस्य से भरी अनुभूतियों को रोमांचित करने के लिए कहा गया है मेहनत करोगे तो धन बढ़ेगा, सब्र से रहोगे तो काम बनेगा। अभिनंदन करती हूँ प्रतिष्ठित लेखक, संपादक, आलोचक, हर एक रूप में इन्हें हम सभी जानते हैं। इतना तो मालूम है कि जीवन का सार मेरी नज़र से यही है, बंद नहीं होते कभी उम्मीदों की किरण। जी हाँ, मैं डॉक्टर पी शंभू सिंह जी के विषय में कह जिक्र नहीं, हमेशा वो फिक्र करते हैं। आप लोग समझ सकते हैं कि मैं किसके विषय में कह रही हूँ। आज अगर भोला सिंह जी नहीं होते तो आनंद हमारे जीवन में उस तरह नहीं घुल मिल जाता। उपलब्ध थी, उसे उपलब्ध कराया। मैं आभारी हूँ आप सभी की। अगर आप सभी नहीं आए होते तो ये अच्छा इतना खूबसूरत नहीं होता। अकेले मिठाई खाइए या लाई खाइए, आप रसमलाई भी कहेंगे तो हम सुनेंगे। हमारी अपने प्रिय यहाँ हैं, मीडिया बंधु से लेकर सभी लोग, मैं सबका स्वागत, अभिनंदन और वंदन भी करती हूँ कि इस तरह के आयोजन बराबर होते रहें, हम सभी एक दूसरे से मिलते जुलते रहें। धन्यवाद। किया है, इसके लिए एक जोरदार तालियां हम पुनः करते हैं। नई रचना, नई शैली, नई रचना, नई शैली, नई धुन की अलग समझो, नए विद्रोह की दुरही बिगुल वाली जहद समझो। उठी चिंगारियां इनकी रचना, इनकी कलम से लो उठा धुआं। उठी चिंगारियां इनकी कलम से लो उठा धुआं। इसी पुस्तक की अहम समझते हुए मैं मंचासीन सभी अतिथियों से एक अंतर्ध्वनि और जोरदार तालियों से आभार और धन्यवाद, बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं आदरणीय किरण जी को। बहुत दूर हो जा रहा है। भाई साहब
बलिया से एक मैरिज प्रपोजल आया। चलो भाई ठीक है, आगे ही करना है। लेकिन जब बलिया पढ़े ना, बहुत ही खतरनाक जगह है। कोई प्रपोजल वगैरह नहीं। फिर दबाव पड़ा कि नहीं आइए, हम जम्मू के रहने वाले। तो अपने घर से जब पटना आ रहे थे तो रास्ते में बगल में मेरे सीट पर 2 आदमी बैठे थे। वो आपस में गप कर रहे थे बलिया। उनसे पूछे कि आप बलिया के हैं? तो वहाँ जाने से कोई पीट पीट के भगा नहीं देगा। टालते गए लेकिन मजबूरी में जाना पड़ा। जब गए तो हुआ कि साहब के बगल में एक बहुत अच्छा गांव है, वहाँ चलिए। और गांव का नाम है अखाल। दूर दूर से मेरा कोई नाता नहीं। तो जब गए गांव में जैसे इंटर किए, देखा भयानक कुआं। जितना बड़ा ये हॉल है उसको लेके चारों तरफ से, क्योंकि भाई इतना बड़ा कुआं किसलिए बना है? भगवान का गांव है, बना है पानी पीने के लिए, सारे गांव के लोग पिएंगे। उसका मुंडेर था इतना बड़ा कुआं, इतना बड़ा। मुझे भी आश्चर्य हुआ। जल्दी जल्दी जाने लगे तो एक आदमी मुझे पीछे से खींचा, उधर मत झांकिए, क्यों अब गिर जाइएगा। कैसे गिर जाएगा? जब उसकी कहानी वहाँ के लोगों ने मुझे सुनाना शुरू किया कि ये कुआं जो है सो अद्भुत, यहाँ पर कितने लोग गिर गए उसमें लेकिन कोई डूबे नहीं। और एक आदमी है था, अब तो गुजर गया होगा, मैडम ने लेखिका ने उसको काफ़ी विस्तृत रूप से किया है। तो वो उसका नाम था हीरा। तो हल्ला होता था, अरे दौड़ रहे हिरवा, दौड़ दौड़। वो कहीं भी रहता था, आता था, छलांग मारता था, उसको निकाल देता था, जो भी खसी पड़ी। एक बार की बात है, लोगों ने कहा कि जानते हैं सर, सो यहाँ पर एक बार फूफा जी गिर गए थे। अरे फूफा जी कैसे गिर गए? तो नहा रहे थे, फूफा जी गिर गए, हंगामा हो गया गाँव में कि फूफा जी कुआं में गिर गए। फिर हीरा जी आए, हीरा दौड़ते हुए कूदा निकाला। तो उनको समझ में नहीं आया कि भाई इतना बड़ा गाँव, इतना बड़ा कुआं, इतने लोग गिरते गए, उसमें एक हिरवा ही था निकालने के लिए, और कोई नहीं था। खैर, लेकिन हम कहना कुछ बात जरूर है इसमें। 2008, 9, 10, 11 में किरण जी से मेरी मुलाकात हुई। किरण जी आप कहाँ के रहने वाली हैं? हम तो बलिया के। कहाँ? अखाल के। हम गए, अरे वहाँ तो हम गए थे, देखिए ऐसा ऐसा बात है उस कुएं के, क्या रहस्य कुछ समझ में नहीं आ रहा। कुछ तो कुछ रहस्य आप उजागर कीजिए इसको। ध्यान नहीं, इन्होंने ध्यान नहीं दिया। चलिए, इस वक्त काफ़ी लिखने में इनकी महारत हासिल हो चुकी थी। 2 साल के बाद फिर मुलाकात हुई तो हमने पूछा आपने नहीं लिखा? नहीं, इस बार तो मैं जरूर लिखूंगी, लेकिन उसका रहस्य क्या है पता लगाऊंगा। हम कहाँ जरूर। अभी 2-3 महीना पहले हम अपने बरामदे पर बैठे थे घर पर, एक पार्सल आया, उसमें ढेर सारा किताब। क्या है भाई? मुझे कुछ साहित्य अथॉरिटी ने मुझे ये किताब भेजा है। खैर, उल्टे पहला ही पन्ना, सेकंड पन्ना में देखा सुनील बाबू की प्रेरणा से हुआ। तो सुनील बाबू को लगता है लेखिका किसी और सुनील बाबू का नाम ले रही होंगी। फिर हम उल्टे अखार का कुआं, हीरा का भी नाम आया। तो अरे ये तो वही है जो लेखिका ने अंत तक जूझते हुए उसके रहस्य पर से उसका पर्दा उठाया। तो यही है रहस्य का। और उसके बाद से इन्होंने जो मील का पत्थर, उसके बाद से जो चलिए उसके पीछे घूम के ये नहीं देखिए, पढ़ते ही जा रहे हैं। और हम भगवान से मनाते हैं कि आगे बढ़े। हम कोई साहित्यिक व्यक्ति नहीं है, कैसे से मैं उद्योगपति हूँ, तो इसलिए इन सब चीज़ों से तो बहुत दूर दूर का भी वास्ता नहीं रहा मेरा। लेकिन रहस्य को जो देखा, पहली दफ़ा किसी किताब में हम अपना नाम, कोई साहित्यिक पुस्तक में अपना नाम पढ़ के हम भी बहुत खुश हो रहे थे। अपनी पत्नी को ले गए दिखाने के लिए, देखिए आप हमको बहुत कमतर आती है ना, बहुत कमतर आती है। आप
आप हमको अपने सामने कुछ समझते ही नहीं है। देखिए, ये देखिए इस किताब में मेरा 2 जगह 3 जगह नाम है। तो कहीं कुछ किए होंगे, अरे आप लोग उद्योगपति हैं, कहीं कुछ तो हम करने नहीं कुछ नहीं किया। तो यही तो कहानी है रहस्य का। मैडम बहुत बहुत बधाई हो आपको, कि रहस्य अगर आप नहीं होते तो रहस्य नहीं। हाँ, ये उस कुएं पर से पर्दा नहीं उठता। ये मैडम का धन्यवाद। रहस्य की पुस्तक के रहस्य का और एक गांव का परिदृश्य आपने बिल्कुल जीवंत कर दिया, किस तरह से मूल रूप से बधाई। और अब मैं सादर आमंत्रित करना चाहूंगी कई पुस्तकों की रचयिता साहित्यकार के उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से बालखंड काव्य राम कथामृतम हेतु सुर पुरस्कार से सम्मानित 75,000 रुपए नगद राशि की भी घोषणा की गई है। इससे पहले वर्ष 2019 में भी सुभद्रा कुमारी चौहान महिला बाल साहित्य सम्मान हेतु भी उन्हें पुरस्कृत किया जा चुका है। उनकी प्रकाशित पुस्तकों में काव्य प्रख्यात साहित्यकार तथा बाल साहित्य की जानी मानी हस्ती सभा के अध्यक्ष महोदय भगवती प्रसाद द्विवेदी जी, हमारी साहित्य जगत की सिरमौर, हम सब की प्रेरणा और हमारी दीदी, जिसकी जो हम सब की बिहार की या पूरे भारतवर्ष की सिरमौर हैं साहित्य जगत की, और एक हमारी गुरु भी हैं। और गुरु का बताती हूँ, बाद में बताऊँगी कि क्यों मैं गुरु मानी हूँ, कि शुरू में ही। और विशिष्ट अतिथि मंत्रिमंडल सचिवालय राजभाषा विभाग के निदेशक श्री सुमन कुमार जी, आकाशवाणी पटना की कार्यक्रम अधिशासी श्रीमती अलका प्रियदर्शनी जी, वरिष्ठ लेखक गज़लकार तथा नई धारा के संपादक डॉक्टर शिवनारायण जी, वरिष्ठ कथाकार श्री शंभू पी सिंह जी, डॉक्टर अनिल प्रसाद जी, नीलिमा सिंह जी, माननीय सुनील कुमार सिंह जी, जिनकी बदौलत ये रहस्य बन पाया और रहस्य का रहस्योद्घाटन हो रहा है। भावना शेखर जी, वरिष्ठ लेखिका, भावना आयाम जैसी संस्था की महासचिव, और हमारी सुपुत्र छोटे सुपुत्र कुमार आरसी आनंद के एकदम गहरे दोस्त, एकदम बचपन के दोस्त कौस्तुभ अमृत के मम्मी भी हैं और हमारी अच्छी दोस्त भी हैं, तो वीना अमृत जी, और हमारी यहाँ सभा में उपस्थित सभी बहनों, साहित्य से जुड़ी सभी बहनों, मेरी पड़ोस की सखियों, मेरी सारी सखियों, मेरे साहित्यिक बंधुओं, सभी पत्रकार बंधु और हमारी सभी भगिनियों, सबको मैं अभिनंदन करती हूँ। आज इस घड़ी में मेरा जो रहस्य कथा संग्रह का रहस्य उद्घाटन तो माननीय श्री सुनील कुमार जी ने कर ही दिया कि रहस्य मैं कैसे लिखी। तो कहानियाँ तो हमारे आसपास में रहती हैं, उसमें कहानी में हमेशा जब भी कहते थे बताई है कि लेखिका महोदया आपने कैसे आप कैसे क्यों नहीं लिख रही हैं अपने ससुराल की कथा। तुमने कहा कि चलो अब भाई कैसे लिखूँ, इससे मैं कहानी लिखूँ, रहस्य में लिखी हुई शुरुआत ऐसे की। और कहानियाँ तो आप सभी लेखिकाएँ दीदी तो जानती हैं, आप लोग भी जानती होंगी कि सच्चाई में और कुछ कल्पना का पुट जोड़ के कहानियाँ बनती हैं। तो इस तरह से रहस्य बनी। दूसरी कहानी है जीवन का सत्य। जीवन का सत्य एक मैं सहेली से मिलने गई थी, यहाँ उपस्थित भी होंगी, विभा सिंह जी, तो वो एक कहानी बताई और वो कहानी से मैं इतनी प्रभावित हुई कि मैं आ करके अपना कलम ली और उसके बाद से लिखने लगी। तो वो कहानी जीवन के सत्य बनी। एक बार मैं अपनी बहन के यहाँ गई थी,
तो एक 70 साल की महिला बैठी हुई थी और उनके बारे में ऐसे ही बात बताई और वो जानी कि मैं लिखती हूँ तो एकदम बैठ गई और कही कि भाई बुझिया तू तो हमरा के उपन्यास लिख सकेलू, तू लिख। तो अपना कहानी बताने लगी। तो वो भगवत इस तरह से सारी कहानियाँ मैंने ली हैं, कुछ कुछ अपना कल्पना को जोड़ते हुए मैंने कहानियाँ लिखी हैं। आप देखिएगा, पढ़ करके बताइएगा कि कैसी है। हम तो केवल लिख देते हैं। और यहाँ पर जैसे ही मैं आई तो कहा जाता है कि जो लोकार्पण समारोह है वो ये एक दुल्हन के मुँह दिखाई वाला काम होता है। तो आज वही लग रहा था, मुझे याद आ गई पहली जब पुस्तक का लोकार्पण हुआ था तो उस टाइम मुझे सचमुच लग रहा था कि मैं दुल्हन बनी हुई हूँ। मेरे हाथ पैर काँप रहे थे क्योंकि मैं 29 साल बाद आई थी मंच पर। तो बोलने का तो लग रहा था कि मैं क्या बोलूँगी, क्या होगा, साहित्य जगत में मुझे कोई पसंद करेगा कि नहीं, मुझे अपनाएगा कि नहीं। एकदम गुड़िया की तरह हमें खड़ा कर दिया गया था और हालत ख़राब थी। लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ मैं सभी बहनों को, सभी पत्रकार बंधुओं को, अपने गुरुजनों को, दीदी को और हमारे भगवती प्रसाद द्विवेदी जी जैसे गुरु को, राजभाषा विभाग को, दूरदर्शन केंद्र को, आकाशवाणी केंद्र को, जिन्होंने मुझ जैसी घरेलू महिला को मंच दिया और मेरी रचनाओं को यहाँ जन जन तक पहुँचाया। क्योंकि अगर आप नहीं होते तो मैं आज यहाँ नहीं होती। और मुझ जैसी बहुत सारी मेरी बहनें आई हुई हैं जो कि ज़रूर कहीं ना कहीं उनके भी मन में होगा कि मैं लिखूंगी, मैं करूंगी और उन्हें भी मौका मिलेगा ही, क्योंकि बहुत सच्चाई से काम होती है। मैं इसकी साक्षी हूँ। मतलब बहुत सारी बहनें हमसे पूछती हैं कि कैसे दीदी छपता है, कैसे आकाशवाणी में जाना होता है, कैसे राजभाषा में होता है। मैं बताती हूँ कि देखो मेरा तो एकदम पूरा भरोसा है सरकारी तंत्र पर, मेरा पूरा भरोसा है क्योंकि मुझे किसी से जान पहचान नहीं थी। मेरे पतिदेव को सब सारे पत्रकार बंधु जानते थे, लेकिन यहाँ सभी पत्रकार साक्षी होंगे और सभी संपादक महोदय साक्षी होंगे, मैंने कभी अपने पतिदेव का सहारा नहीं लिया। और मैं लिख करके देखती थी, जब मेरी पहली रचना छपी थी किस पर लिखूं मैं कविता, उसको मैं चुपचाप से मैं लिख करके और डाल दी थी। और उस समय संपादक महोदय साहब यहाँ ज़रूर आए होंगे, अनिल सिंह जी थे, और वो उसको पहली बार मैं तो सोची कि मुझे तो लगा ही नहीं कि मेरी छपेगी भी। और रात में 11-12 बजे मैं देखी कि मेरी रचना है तो काफ़ी खुशी हुई। तब उसके बाद से मेरा मनोबल बढ़ते गया और मैं लिखती गई। तो इस तरह से अभी ऐसे ही होता है कि घर में तो किसी को भी लगता है ना, बहुत सारी लेखिकाओं को सब कहता है कि पैसे बर्बाद करती है पुस्तकें छपवा करके, ये करके। तो मैंने सोचा कि भाई चलो एक साड़ी मैं कर भी पहनूँगी 10,000 की 5,000 की साड़ियाँ हो जाती है, चलो भाई एक साड़ी कम पहनूँगी, मैं एक पुस्तक ही छपा लेती हूँ। अगर मेरी मुखरित संवेदनाएँ टूटी फूटी भाषा में अगर नहीं आई होती तो मैं आज यहाँ पर नहीं पहुँची हूँ। तो ये मैं सभी बहनों को कहना चाहूँगी कि आप लिखती रहें और आपको लिखेंगी तो अपने आप आपको कोई ना कोई सहारा मिल ही जाएगा। राजभाषा विभाग ने भी मुझे बहुत सहयोग, अंतर्ध्वनि राजभाषा विभाग से ही छपी हुई है, अनुदान राशि मिली है, इसके लिए मैं राजभाषा विभाग को प्रणाम करती हूँ। अभी महोदय बैठे हुए हैं, निदेशक महोदय, तो मैं सबको धन्यवाद देती हूँ। और आप सभी बहनों को भी कहूँगी कि आप लोग भी लिखिए और आपको सभी सहयोग करेंगे। और सभी दीदी तो हैं ही, और दीदी से भी जुड़िए आप लोग। आयाम जैसी संस्था, यहाँ बीना अमृत जी भी बैठी हुई हैं, पूनम आनंद जी मेरी सखी हैं, वो भी बहुत सबको प्रोत्साहित करती हैं। सारी बहनें यहाँ बैठी हुई हैं। शालिनी जी हैं जो साहित्य सम्मेलन में सबको जोड़ती हैं और सब काम करती हैं, साहित्य सम्मेलन से भी बहुत काम करती हैं। तो इस तरह से सबको मिलेगा, मौका मिलेगा। आप लोग भी कभी ना कभी बनिएगा और आप लोगों का भी साहित्य जगत में आप लोगों का भी नाम होगा। तो मैं तो इतनी उत्साहित हूँ कि कुछ भी बोल रही हूँ। मैं जो लिख के ले आई थी कुछ भी हमको समझ में नहीं आया कि क्या बोलूँगी क्या लिखूँगी। और वैसे मेरे बच्चे ना, हाँ ये मैं बता देती हूँ कि घर से सहयोग, बहुत लोग को पूछते हैं मीडिया कर्मी या मेरी सहेलियाँ या सब लोग कि भाई कैसे लिख लेती हैं। तो देखिए मेरे घर में मेरे सबसे बड़े आलोचक मेरे पतिदेव हैं।
सबसे बड़े आलोचक हैं। तो ये भी एक भूमिका इनकी रही है, क्योंकि जब भी आता है तो कहते कि काका लिख देले बड़ू, काका लिख देले बड़ू। तो उसको हाँ, और गाइड का काम करते हैं मेरे बच्चे। मैं बाहर नहीं निकलती हूँ, बहुत कम निकलती हूँ, तो मैं अपने बच्चों की आंखों से देखती हूँ। बाहरी दुनिया या तो फिल्मों से देखती हूँ, नहीं तो बच्चों की आंखों से देखती हूँ। तो इस तरह से तो बच्चों को भी धन्यवाद दूंगी, सारी सखियों को, सभी को। और मुझे नहीं समझ में आता कि मुझे क्या बोलना है। पुस्तक के बारे में आप लोग भावना जी जैसी लेखिका बैठी हुई हैं, ये बताएंगी, अनिल सिंह जैसे बैठे हुए हैं, तो थोड़ा और कथाकार बंधु मेरे बैठे हुए हैं, वो बताएंगे। माननीय शिव नारायण जी हैं, आप उन लोगों से भी गुजारिश करेंगे और बहुत बधाई। और जिस तरह से हमने आपकी मुख्य संवेदनाएं भी देखी और भी अन्य प्रकाशित संग्रह देखा है, आप मौजूद हैं, आप सभी सुमन जी मौजूद हैं, तो आप सभी का साथ इस तरह से मिलता है तो स्वाभाविक है कि लेखक लेखिका आगे बढ़ते ही हैं। मैं खुद गवाह हूँ, जिस तरह से अल्लाह जी भी हमेशा प्रोत्साहित करती रहती हैं, और आप सभी बहनें जो हमारे अभिभावक भी, सखी भी, साथी भी, गुरुजन भी मौजूद हैं यहाँ पर, तो आप सभी का साथ मिलता है। और सभी एक दूसरे का हाथ पकड़ करके MA और UGC नेट किया है। यमन, लीबिया, सऊदी अरेबिया, चाइना और इंग्लैंड में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन बैठे और सभागार में उपस्थित सभी विद्वजनों का अभिनंदन करता हूँ। जब भी मैं इस तरह के साहित्य संगोष्ठी में आता हूँ तो मुझे एक हितोपदेश की पल्ली याद आती है। बीच में से क्रॉस कर जाता है, पीछे अपने पीछे ही था पहले, बीच में से क्रॉस कर जाता, वो दिक्कत हो जाता है मेरे साथ। आज विश्व में, भारत में सामाजिक राजनीतिक उथल पुथल है, और उस परिप्रेक्ष्य जो रचनाकार रचना करते हैं वो बहुत अच्छी बात है। इस समय कोरोना के चलते जो सामाजिक बिखराव हुआ, उसमें ये मौका मिला जिसमें लोग फिजिकली उपस्थित हैं और सभागार में हैं। दो तीन रोज पहले सुडीनी यूनिवर्सिटी में मुझे मंटो के व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में बात करने का मौका मिला। उसमें दो बातें मैं कहना चाहता हूँ। कृष्णचंद्र ने मंटो के बारे में कहा कि वो उर्दू साहित्य के शंकर हैं और उन्होंने जीवन का विस्मरण किया अपनी रचना धर्मिता के लिए। और दूसरी बात जो गोपीचंद नारंग ने मंटो के बारे में कही, वो कि उनकी रचनाओं में जो प्रबल मुखर स्वर है वो दुख का है, वो करुणा का है, वो पीड़ा का है। और उन्होंने उनकी रचनाओं में संगीत से तुलना की है, रचनाओं की संगीत से तुलना की है। मेरे कहने का मतलब ये है कि कोई भी रचनाकार जो रचना करता है तो विस्पान करता है और उसको बदलता है, और उस बदलाव में जो चीज सामने आती है वो कलाकृति होती है। आदरणीय किरण जी धन्यवाद की पात्र हैं, जिन्होंने कुंडलियां अंतर्ध्वनि की रचना की है। इस पर मैं फिर एक उदाहरण पेश करना चाहता हूँ। अंग्रेजी साहित्य के महान कवि और आलोचक T.S. एलियट ने परंपरा की व्याख्या की थी। इन्होंने, हम सभी गिरधर की कुंडलियां पढ़ के बड़े हुए हैं और हम सभी जानते हैं कि दोहे और रेले के जुड़ाव से मातृका छंद में कुंडलियां लिखी जाती हैं। और
ये एक परंपरा की बात है, तो इस परंपरा को इन्होंने बढ़ाया है और एक नया आयाम प्रस्तुत किया है। भूत, वर्तमान और भविष्य के बारे में वो बहुत महत्वपूर्ण बात है कि कोई पारंपरिक चीज को लेकर के और उसको नए रूप में प्रस्तुत करना। मैंने अभी पढ़ा नहीं है, लेकिन जहाँ तक मैंने समीक्षा देखी थी उसमें हमको लगता है कि समसामयिक घटनाओं की चर्चा है, पुलवामा से लेकर के उन तमाम राजनीतिक सामाजिक चीज़ों की चर्चा है और इससे उसका महत्व बहुत बढ़ जाता है। तीसरी बात यह है कि अंग्रेजी साहित्य के कवि रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने कहा था कि ए पोएम बिगिंस इन डिलाइट एंड एंड्स इन विजडम। कुंडलियों को जब हम पढ़ते हैं तो उसके लय, राग, तुक से हमको खुशी होती है। उसके साथ साथ एक और बात से खुशी होती है, उसमें जो हम चीज़ पाते हैं, जिसको डिस्कवर करते हैं, जिसको हम अंग्रेजी में डिलाइट ऑफ डिस्कवरी कहते हैं। तो एक पारंपरिक चीज से एक नई चीज और एक नया रूप देना, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है और उसकी समीक्षा होनी चाहिए, उस पर चर्चा होनी चाहिए। चौथी बात, अभी हमने रहस्य के बारे में जाना और उसको पढ़ना अभी बाकी है, लेकिन उस पर जितनी चर्चा हुई है और आदरणीय दो समीक्षकों आदरणीय शंभू जी और अमिताभ जी का सुबह में हमको समीक्षा मिली थी, जिसको हमने पढ़ा और मैं बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हूँ। किताबें मेरे पास हैं उसको पढ़ने के लिए। इसके साथ ही मैं आदरणीय किरण जी को सूर्य पुरस्कार मिलने की घोषणा के लिए बधाई देता हूँ और कामना करता हूँ कि साहित्य जगत को समृद्ध करें, प्रकाशित करें और आगे बढ़ें। धन्यवाद। पर खिले हुए कम ही देखे हैं, फूल दरख्तों पर खिले हुए कम ही देखे हैं, हमने तो नजर केवल गम ही देखे हैं। आप ऐसी तासीर कहाँ से लाई मोहतरमा, हमने हमेशा मुस्कुराने वाले कम ही देखे हैं। ऐसे ही मुस्कुराहट की शख्सियत मलिका आदरणीय डॉक्टर भावना शेखर जी हमारे बीच मौजूद हैं। हम आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं। और यहाँ उपस्थित सभी बंधुओं, बहुत ही मुबारक मौका है और मैं बिल्कुल ये अपेक्षा नहीं थी मुझे कि यहाँ पर आना पड़ेगा, और अगर आ ही गए हैं तो सबसे पहले तो ये इस मुबारक मौके से पहले भी एक मौका आ चुका है इनकी पिछली पुस्तक का और संयोग से मैं उसमें भी उपस्थित थी। तो मुझे बेहद खुशी है कि आज भी मैं इस खूबसूरत सत्र का हिस्सा हूँ और किरण जी के बारे में उनकी किताबें अभी हाथ में आई हैं। आज तो असल में चर्चा का मौका नहीं है, सिर्फ शुभकामनाएं देने और एक उत्सव मनाने का मौका है। मैं पढ़ूंगी और पढ़ने के बाद ज़रूर मैं अपनी प्रतिक्रिया भी इस पर ज़रूर दूंगी। फिलहाल मैं यही कहना चाहती हूँ कि किरण जी एक वानगी हैं, एक उदाहरण है पूरी आधी आबादी के लिए, और वो आबादी जिसमें से काफ़ी सारी महिलाएं, हमारी बहनें आज भी हाशिए पर खड़ी हैं और अपनी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा जिन्होंने अपनी सनातन जिम्मेदारियों को निभाने में गृहस्थ आश्रम में गुजार दी। और जन्मते ही हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ प्रतिभाएं होती हैं जिन्हें हम वक्त रहते पहचान नहीं पाते, लेकिन किरण जी उदाहरण है कि जब जागो तभी सवेरा। उन्होंने सारी जिम्मेदारियों को निभाने के बाद, एक घरेलू महिला की भूमिका को सफलतापूर्वक निभाने के बाद पुनः अपने उस बीज को जो भीतर था उसको रोपा और उसके बाद जो पौधा लहलहा रहा है उसके हम और आप साक्षी हैं। किस प्रकार इनको सिलसिलेवार पुरस्कार मिल रहे हैं और बड़ी सादगी से इन्होंने जो भी मनोभाव है उनको लिखा। एक चीज़ मैंने महसूस की, थोड़ा सा इनकी कविता की पुस्तक को उलटते हुए
पिछली पुस्तक इनकी नितांत निजी संवेदनाएं थी, बहुत ही जो निजी कहा जाए कि जो महसूस किया स्वांतः सुखाए लिख डाला। और मेरा ख्याल है हर बड़े से बड़ा साहित्यकार इस दौर से गुजरता है, शुरुआती दौर से। लेकिन अब मैंने देखा इनकी जो दूसरी कविता की पुस्तक है उसमें मैंने महसूस किया कि व्यष्टि से समष्टि की ओर इनकी वैचारिकी जा रही है। पहले केवल अपने तक सीमित हैं, मैंने देखा इसमें इन्होंने पर्यावरण पर लिख रही हैं, स्त्री विमर्श पर लिख रही हैं। तो मेरा ख्याल है ये एक बेहद खूबसूरत विकास यात्रा शुरू हो चुकी है। और फिर कहानियाँ भी ये जो लिख रही हैं, कहानियों को मैंने सरसरी नज़र से जो कुछ क्षण देखा, मुझे लग रहा है कहानियाँ इनकी सहज कहानियाँ हैं। सहज कहानियाँ जैसे कविता अपने प्रस्थान बिंदु पे होती है, कहानियाँ भी इनकी अब विकसित होंगी। और पुरस्कार सचमुच मनोबल भी बढ़ाते हैं और जिम्मेदारियों का एक बोझ भी कंधे पर डालते हैं। और किरण जी बखूबी इसे समझती हैं और हम बिल्कुल प्रतीक्षारत हैं। हम पलक पावड़े बिछाए बैठे हैं कि इसी तरह एक के बाद एक इनकी रचनात्मकता के जो ये प्रतीक हैं पुस्तकें आती रहें, हम कर्तव्य ध्वनि करें, इन्हें पुरस्कार मिलते रहें और हम पूरी आधी आबादी मतलब जो बहनें हाशिए पर हैं वो भी और जो स्थापित हो चुकी हैं, हम सब आपका स्वागत, आपका अभिनंदन और आपको सराहने के लिए तैयार हैं। बहुत सारी शुभकामनाएं। देश की हमको ज़रूरत है, बिल्कुल आपने बहुत ही अच्छी बातें कही। और रिवाजों के नए अन्वेषण की हमको ज़रूरत है। जुटे हम एक होकर हौसलों से आसमां छू लें, नई निर्देशिका आदेश की हमको ज़रूरत है। ऐसे ही निर्देशनकर्ता हमारे बीच मौजूद हैं आकाशवाणी पटना की कार्यक्रम अधिशासी श्रीमती अलका प्रियदर्शी जी। मैं सादर अनुरोध करती हूँ, एक बार जोरदार तालियों से हम स्वागत करते हैं आदरणीय अलका प्रियदर्शी जी का। स्वागत। उपस्थित सभी आदरणीय वरिष्ठ जन और सभी देवियों सज्जनों, आज बहुत खुशी का मौका है और आज जो खुशी का मौका है किरण जी के लिए, वो मेरे लिए भी खुशी का मौका है। सबसे पहले तो बहुत बहुत मैं शुभकामनाएं देना चाहूँगी किरण जी को। इनकी 2 किताबें जो प्रकाशित हुई हैं और मैं इनको शुरू से देखते आ रही हूँ, जो भी ये लिखती हैं मुझे सबसे अच्छी लगती है जो इनके व्यक्तित्व में सादगी है और जो लिखने में इनके सहजता है, उसका आकर्षण अपरिमित है। इनकी कविताएं अभी मैं बैठे बैठे पलट रही थी, जो कुंडलियाँ ये लिख रही हैं, ये भी एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हम ये भी देखते हैं कि जो लेखन की विधा है उसमें भी कई विधाएं खत्म हो रही हैं। तो कुंडलियों को जो आप आगे ला रही हैं, ये बहुत ही मुझे रोचक और अच्छा लग रहा है। और आपकी कहानियाँ जो हैं वो शुरू से मैंने देखा है कि वो अपने आसपास के परिवेश में जो कोई एक खास बात रहती है, जो हमारा साधारण जीवन है, कहने के लिए तो सभी जीवन असाधारण है, और उसी में कुछ ऐसे बिंदु रहता है, कुछ ऐसी कोई बातें रहती हैं जिनको आप उठा के कहानी लिखती हैं, और वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मुझे उम्मीद है कि भविष्य में भी इसी तरह से आप लिखते रहेंगी, आपकी लेखनी चलती रहेगी। और ये पुरस्कार और ये जो कुछ भी आपको मिले हैं, आप बिल्कुल उनके योग्य हैं। पुरस्कार खुद पुरस्कृत हुई है आप तक आकर, क्योंकि आप जो तरह तरह के साहित्य में आयाम रच रही हैं। आपका जब बाल कथाओं का जब किताब निकली थी और जो कविताएं आपने निकाली थी, उसमें भी मैंने यही देखा कि बाल मन को वो पकड़ती हैं। मैंने बहुत सारे बच्चों को वो किताबें दिखाई, वो कविताएं पढ़ाएं, और मुझको अच्छा लगा कि बच्चे उसमें रुचि ले रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी एक जिम्मेदारी है लेखन की, लेखनी की, उसको आप पूरा कर रही हैं। और मेरी शुभकामनाएं हैं आप इसी तरह से आगे बढ़ें और हम सब इसी तरह से और भी खुशी के मौके आएँ जिसमें हम सब शामिल होते रहें। शायद आप लोगों को इनकी बातें थोड़ी धीमी सुनाई पड़ रही होंगी, लेकिन जितनी सॉफ्ट स्पोकन है उतना ही दिल इनका बहुत ही बड़ा है। और सभी को कार्यक्रम जहाँ तक हो सकता है आकाशवाणी में ये आमंत्रित करती रहती हैं। तो एक बार जोरदार तालियां हम आदरणीय अलका प्रियदर्शी के लिए। और अब मैं सादर आमंत्रित करना चाहती हूँ मंच पर
अध्यक्ष प्रसाद द्विवेदी जी, पद्मश्री और साहित्य की श्रीमती उषा किरण खान जी, राजभाषा विभाग के निदेशक सुमन कुमार जी, नई धारा के संपादक और मेरे अच्छे मित्र डॉक्टर शिवनारायण जी, अलका जी, हम दोनों एक ही विधा से जुड़े, एक ही कार्य से जुड़े रहे हैं। एक दूसरे को समझने का काफ़ी मौका मिला है और सीधी सीधी बात तो यह है कि साहित्य ने मीडिया साहित्य को, साहित्य ने मीडिया को, हमारे दोनों में ने हमने प्रयास किया कि एक कर देने का, दोनों का जितना संभव हो पाया। मैं तो बाहर हूँ भी, लेकिन अलका जी भी कर रही है। और आज की मंच की ये यूँ कहें कि जिनके लिए आज हम सभी उपस्थित हैं यहाँ, भावना जी ने सही कहा कि किरण जी एक ऐसा उदाहरण है हमारे समाज के लिए कि हर एक को, हर महिला को, महिला के पुरुषों को सीखना चाहिए कि जब जागो तभी सवेरा। और बीना जी का संबोधन हम लोग सुन रहे हैं। हमारे सामने अधिकांश चेहरे जाने पहचाने हैं, सबसे मिलना जुलना हुआ है, कभी मंच पर, कभी सरकारी कार्यक्रमों में। हम आप सभी का आज अभिनंदन करते हैं। सामने तो दिखाई दे रही हैं, निगमा जी हैं, अर्चना जी हैं, पूनम जी हैं, भावना जी, सारे लोग, मतलब अधिकांश। बस मैं एक शब्द कहना चाहता हूँ और शुरुआत में ही, बाद में शायद भूल न जाऊँ। किरण जी का उद्बोधन हो चुका है, आज की लेखिका का या इनकी पुस्तक के लोकार्पण का। इन्होंने एक पंक्ति कहा भी कि जो कुछ मैंने किया, पति के सहारे की जरूरत मुझे नहीं पड़ी। बिल्कुल सही कहा आपने, जरूरत है कहाँ, वो तो साए की तरह है। उनका एक चेयर बता दीजिए वो किस चेयर पर बैठे हुए हैं। उनका चेयर ही निश्चित नहीं है कि वो है कहाँ। तो इसलिए आपको जरूरत ही नहीं है इसकी, वो तो साए की तरह है। तो इसलिए मैं उनका भी आज इस मंच से, चूँकि परिचय तो पहले किरण जी से हुआ साहित्यिक कार्यक्रम के बहाने, बाद में मैं उनसे मिला। भोलेनाथ जी, सदबुद्ध में भोलेनाथ जी हैं, इसलिए इतना ये बोल भी पाती हैं। तो इसलिए मैं इतना ही कहूँगा कि हम बदनाम लोग हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन हम कहीं जाते नहीं हैं। आप कहीं भी रहिए, दिखते भले ना हो लेकिन होते हैं हर जगह। इसलिए हमने एक चीज जो मैं यहाँ उद्धृत करना चाहता हूँ किरण जी की कहानी संग्रह के बहाने। किरण जी का जो पहली पुस्तक आई थी 2016 में, उस समय मैं किरण जी को नहीं जानता था, न किरण जी मुझे जानती थी। प्रकाशक ने मुझे आमंत्रित किया कि उस मंच पर मैं चाहता हूँ आपको होना। उस दिन कुछ व्यवस्था थी, कोई मीटिंग थी हमारे विभाग की ही, छंद और बिना छंद और बहुत सारी बातें उस दिन हुई थी। उसी समय में 10 मिनट के लिए था। और उसके बाद जो मैंने किरण जी को सुना, पुस्तकें मुझे मिल गई थी दर्शक दीर्घा में, तो उसके बाद मैंने किरण जी से मेरा परिचय हुआ। और फिर आज तक, क्या यह कम है कि 2016 में वो पहली पुस्तक आई थी
और ये 2021 है, और अगर मैं गलत नहीं हूँ शायद ये 9वीं या 10वीं पुस्तक अगर इनके संपादन की भी पुस्तक को शामिल कर लेते हैं। मैं सही हूँ? अब सोचिए 6 साल में 6 साल का दायरा, 2015 को मानना, लिखने में भी 1 साल लगा होगा इनको, तो 6 साल का दायरा, 6 साल के दायरे में अगर एक किताब छोड़ भी दें जो इनके संपादन में आई है, दूसरी पारी महिलाओं की 17 महिलाओं का आत्मसंतुलन सर्वसमानता उनका है, वो अभी क्या होता है, मैंने उसे भी पढ़ा है। मतलब मैं तो कहूँगा कि उससे भी पढ़िए, महिलाओं को पढ़ना। मतलब हमें लगता है कि हम बहुत तो पीछे रह गए। 1999 या 2000 की बात है, दूरदर्शन की तरफ से एक यूनिसेफ के आयोजन में मुझे आमंत्रित किया गया था मीडिया पर्सन के रूप में। विषय था सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ गर्ल चाइल्ड। इस पर यूनिसेफ ने एक आयोजन किया था, संभवतः भोपाल में ही शायद। वहाँ पर बहुत सारे शोधार्थी थे, कुछ एनजीओ के थे और कुछ लड़कियां थी जो सोशियोलॉजी से जुड़ी हुई थी, जो पीएचडी कर रही थी विषय को लेकर के। उनके अपने अपने रिपोर्ट्स थे, वो सारा वहां प्रस्तुत किया गया। ये सारी बातें किरण जी की इस रचनाक्रम से संबंधित है। तो जो वहां रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया, उस रिपोर्ट में 2 तरह की बातें हैं। एक बात यह थी जो एनजीओ द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जिसमें डाटा का खेल था। इतना डाटा इस साल का, इतना डाटा इस साल का, इतना क्राइम रिकॉर्ड, इतना ये, इतना वो, ये सारी बातें उसमें थी जो एनजीओ ने प्रस्तुत किया था। जो उन लड़कियों ने, बच्चियों ने प्रस्तुत किया था जो सोशियोलॉजी की स्टूडेंट थी, उनका बिल्कुल घर के अंदर की बात, जो कोई एनजीओ निकाल के नहीं ला सकता और नहीं था उसमें। यही बात महिलाओं को जब हम पढ़ते हैं तब हमें समझ में आती है कि दीपक तले अंधेरा क्यों है। हम दुनिया को देखते हैं, हम साम्यवाद की बात करते हैं, हम समाजवाद की बात करते हैं, हम दक्षिण पंथ की बात करते हैं। घर बात की तो बात कर लें, घर की बात को तो जाने कि घर में क्या हो रहा है। यह हम नहीं बता सकते, यह कोई महिला ही बता सकती है। क्योंकि मेरा मानना है कि महिलाएं मल्टी टैलेंटेड होती हैं। 4 मिल गई गाना शुरू, 4 मिल गई डांस शुरू, और अगर क्रोधित हो गई 4 तो समाज की ऐसी की तैसी शुरू। कारण है कि जहां वो होती हैं वहां तो हमारी नजर जा ही नहीं पाती। एक भ्रम है और दो जो मैंने इनके कहानी को पढ़ते हुए जो कहानियां मैंने पढ़ी, और जितना पढ़ा मैं उतना आगे बढ़ता चला गया। मैंने तो सोचा था एक ही कहानी पढ़ूंगा, रहस्य है तो रहस्य पढ़ूंगा, रहस्य पर मैं बाद में आऊंगा। तो पढ़ा तो पढ़ता चला गया और मैंने यह देखा इन कहानियों में, इनके पात्रों में, कि इन्होंने कहीं से चुराया नहीं है, इन्होंने किसी को परख करके नहीं लिखा है। इन्होंने जो कुछ देखा, जो कुछ होगा, जो कुछ आमने सामने किसी मतलब बैठकी में दिखाई दिया, उसे उन्होंने उद्धृत किया। और यही इनकी ओरिजिनलिटी कहिए का मुख्य कारण है। क्योंकि आखिर क्या वजह है कि अधिकांश, मैं सबकी बात नहीं कर सकता क्योंकि असीम है, मैं कैसे किसी को बांध सकता हूँ किसी दायरे में, लेकिन अधिकांश पुरुषों की लेखनी कहाँ चलती है? साम्यवाद पर, अमेरिकी
व्यवस्था पर, अर्थव्यवस्था पर बहुत सारी बातें हो जाती हैं उधर उधर की। घर की बातें नहीं हो पाती। घर की एक और कहानी पढ़ते हुए मैंने पाया, समय का कुछ बंधन हो तो बता दीजिएगा, नहीं तो पता चलेगा कि एनीवे, तो मैं जल्दी खत्म करूंगा, संख्या ज्यादा है। तो एक चीज मैंने यह पाया कि किरण जी ने अपनी कई पुस्तकों में, लगभग हर एक पुस्तक से थोड़ा बहुत ही सही मुझे गुजरना हुआ है मेरा, तो मैंने एक चीज मैंने देखा कई पुस्तकों में कि झूठ मूठ का औरत को औरत बदनाम करने की कथा प्रचलित है। मैं बड़ा अचंभित हुआ कि औरत को क्यों बदनाम कर रही है। सही है, इन्होंने जो कहा गलत नहीं है, इसलिए यह भी सही नहीं है कि औरतों को पुरुष बदनाम करते हैं। मैं इससे भी वाकिफ नहीं। क्यों? उसका कारण यह है कि अदृश्य सामाजिक शक्तियां हैं जो हर एक से, पुरुषों से, महिलाओं से यह काम करवा रही है। और आप देखिएगा ना, ज्यादातर क्या होता है, अगर लड़की, ज्यादातर होता है लड़की पिता के बहुत करीब होती है, लड़का माँ के बहुत करीब होता है, कारण जो भी। लेकिन आप देखेंगे कि उस पिता की दुलारी को लगता है कि तुम नहीं कहोगे मैं पापा से बोलूंगी, और जो वो पापा से बोलेगी उस माँ को पता होता है, ये पापा को पता है। तो वह जब पिता पुत्र को डांटता है तो कहता है कि इसकी माँ ने इसको बिगाड़ के रख दिया है। और जब माँ बेटी को डांटती है तो बाप का दुलार जो है इसको कहीं का नहीं रखेगा। कोई किसी को बिगाड़ने का उपक्रम नहीं कर रहा होता है। पति पत्नी को दोनों का पूरा पता होता है, बस कंधा दोनों को चाहिए। बेटे को माँ का कंधा मिल जाता है, बेटी को पिता का कंधा मिल जाता है। और उस समय पिता बोलता है, अच्छा माँ ने तुमको डांटा है, मैं डांटता हूं उसको, क्योंकि वो दिन कभी नहीं आता। ये सारी बातें मैं नहीं कर रहा हूं, मैं एक एक कहानी पर चर्चा करने लगूंगा तो काफी समय लग जाएगा, इसलिए मैं सबको मिला जुला के यहाँ बात कर रहा हूं। तो किरण जी की जितनी कहानियां, अब आप देखिए इनके टैलेंट का, कि एक बार इनको किसी ने सलाह दिया मंच पर, छंद में लिखा करिए। इन्होंने खुद ही लिखा है, कई भूमिका में लिखा है, इन्होंने छंद में लिखना शुरू कर दिया। और छंद में जो लिखने का जो इन्होंने खुद ही लिखा है, और शायद इसी में है, कुंडलिया में ही, कि पहला जो छंदवत की ओर बढ़ रही थी तो लिव इन रिलेशनशिप पर इनकी पहली कविता है। और कुंडलिया सही का हमारे एक वक्ता ने कह गिरधर कविराय जुगंती यह चली आई, हम लोगों ने अपने कोर्स में पढ़ा हुआ था, कहाँ अब पढ़ने को मिलता है। मुझे तो याद नहीं है कि किसी कुंडलिया और किसी दोहे के लोकार्पण में मैं शामिल आता, याद नहीं, कभी रहा होगा कि याद नहीं है। ये सब तो अब लिखना बंद हो गया। कुंडलिया इन्होंने लिखी, 2 कहानी संग्रह, शायद ये दूसरा कहानी संग्रह है आपका, 2 कहानी संग्रह इन्होंने लिखा, 4 कविता संग्रह इनका आ चुका, 2 बाल पुस्तकें इनकी आ चुकी। तो मैंने तो आपसे पूछा था, उधर से आ रही है, उधर से आ रही है। तो मैं
कि कभी कभी इंसान को यह भ्रम हो जाता है कि आप मुख्य वक्ता के तौर पर आमंत्रित हैं, तो शायद मुझे लगा कि शायद सारी बातें मुझे रखनी है। हमें लगता है कि सारी बातें आपकी जानी पहचानी है। चलते चलते मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि किरण जी, आपको 2 पुरस्कार मिल चुका। दोनों पुरस्कार किस विधा पर, किस पाठक पर के लिए मिला है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। शायद भविष्य उसी का इंतजार करें। धन्यवाद। ज़्यादा वक्त मैं नहीं लूँगा क्योंकि मेरी शक्ति सीमित है। किरण जी और इस सभागार में उपस्थित साहित्य अनुरागी और साहित्य के जानकार बंधु और हमारी माताएं बहनें, मैं ऐसा महसूस कर रहा हूँ कि हंसों के समूह में एक कहीं से काट आ गया है। मुझे बहुत खुशी हो रही है इस अभिगार में, इस मंच में, इस समूह में जुड़ने के लिए, क्योंकि मुझे इसका बहुत कम मौका मिला है। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं जिनका नाम सुना करता था वो हमारे साथ में हैं, उनके साथ मुझे बैठने का मौका मिला है। मुझे ये 2 संग्रह मिले, रहस्य और अंतर्ध्वनि कल मिला। मैं इसमें से कुछ कहानियाँ पढ़ रहा था। रहस्य में मैंने 3 कहानियाँ पढ़ी। पहली तो रहस्य थी और मेरी अपनी आदत के अनुसार मैंने पीछे से 2 कहानियाँ पढ़ी। तो इसमें जो कहानी है एक झूठी शाम, मैं जब पढ़ रहा था उसमें प्रेमचंद की उस कहानी की याद मुझे आ गई, नशा। यदि नशा आपने पढ़ा होगा तो वो कहानी मुझे उसके नज़दीक लगी। कोई सामने नहीं है दोनों कहानी में, लेकिन कैसे लोग अपने चारों तरफ एक झूठा आवरण तैयार कर लेते हैं और उसके कारण कितना कष्ट पाते हैं। और जिस सरलता के साथ उस सत्य को आपने हमारे सामने रखा है, उसमें आपकी शक्ति सबके सामने स्पष्ट होती है। किरण जी की कविता मैंने थोड़ी सी पढ़ी, मुझे पढ़ने का बहुत मौका नहीं मिला। मैं विज्ञान का छात्र, स्पेशली बॉटनी का छात्र था, तो मुझे वो कविता बहुत आकर्षित कर रही है जो आपने पर्यावरण पे लिखी है। और मैंने आपकी पहली रचना तो नहीं पढ़ी, लेकिन जैसा भावना जी ने बताया कि इसमें समष्टि, व्यष्टि से समष्टि की ओर आपकी इस पूरी रचना में अपने आसपास की चीज़ों को देखने का और उसको समझने का मौका मिल रहा है। और सबको सब पर आपकी नज़र है। आप सरल हैं, वो सरलता आपकी इस पुस्तकों में स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है। लेकिन आप स्पष्टवादी हैं, वो भी स्पष्ट होता है कि आप जो मूल्यों संस्कारों में जो ह्रास हो रहा है या उसमें जो परिवर्तन हो रहा है उस पर भी आपकी नज़र है और वो आपसे छुपती नहीं है। मैं ज़्यादा समय नहीं दूंगा, बहुत वक्तागण है और मुझे बोलने की शक्ति भी सीमित है। मैं पुनः आपको बहुत इस अवसर पर मैं अपनी ओर से बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। राजभाषा बीते रहा है, मुझे फिर शिवानी की याद आती है। उन्होंने लिखा था कि मेरे पति मेरे पहले पाठक और मेरे पहले आलोचक रहे हैं। और ये ठीक यही चीज़ श्रीमती किरण जी के साथ दोहराया जा रहा है। मैं आपके सुंदर भविष्य की और आपके पारिवारिक जीवन की कामना करता हूँ। धन्यवाद। सारस्वत आयोजन के अध्यक्ष और इस देश के जाने माने लेखक मेरे आदरणीय भगवती प्रसाद द्विवेदी जी, इस देश की शीर्षस्थ लेखिका जिन पर आज बिहार को नहीं पूरे देश को गर्व है और ये हम सब का सौभाग्य है, पद्मश्री
डॉक्टर उषा किरण खान जी, उनको मैं पढ़ भी रहा हूँ, पर कायदे से पढ़ रहा हूँ। माफ़ कीजिएगा, मैं ईमानदारी से कहता हूँ, आज तक मैंने उनके बारे में कोई धारणा अपनी नहीं बना पाई। इसका मतलब ये हुआ कि मैं उनको गंभीरता से मैंने उनको पढ़ा नहीं कभी। ये मेरी अपनी सीमा है, पहले ही इस सीमा को मैं स्वीकार कर लेता हूँ। लेकिन जब इस पुस्तक की चर्चा हुई तो इनकी बहुत सारी चीज़ें मेरे पास पड़ी हुई हैं मेरे घर में। पिछले 3-4 दिनों में इनकी बहुत सारी चीज़ें मैंने पढ़ी, और पिछले 3-4 दिनों में ही इनकी उतनी सारी चीज़ें मैंने पढ़ ली जिनको पढ़ना प्रायः अन्य लेखकों के लिए, अन्य लेखकों को दुष्कर होता है। तो इनको लेकर मेरे मन में 2-3 बातें हैं। सबसे पहली बात जो इनके साहित्य के बारे में मुझे लगता है, और आज इन्हें सुनते हुए दूसरी बार इनको आज मैंने सुना, इनकी पहली पुस्तक के लोकार्पण में भी मैं था, आयोजनों में तो इनकी कविताएं सुनता रहा हूँ, इन्हें सुनने का अवसर कम मिला। तो ये लगा कि न इनके साहित्य में, न इनके बोलने में चालाकी है, कोई चालाकी नहीं है। क्योंकि मैं देखता हूँ कि जो लोग बड़े शहरों में रहते हैं, साहित्य के माध्यम से आते हैं और सामने छा जाना चाहते हैं, मैं देखता हूँ कि उनके साहित्य में जितना होता नहीं है, अपनी चालाकियों से उससे कई गुना ज़्यादा वे उलीच देना चाहते हैं। और उन चालाकियों में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। उनका जिक्र बहुत ही सामान्य अपने ध्येय के साथ वे आगे बढ़े, लेकिन धीरे 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 वो पूरे आकाश पर छा गए। वे चाहे जिस क्षेत्र के लोग हों, कोई इतिहास के लोग हों, वे साहित्य के लोग हों, वे किसी क्षेत्र के लोग हों। पटना में इस तरह के 2 ही व्यक्तित्व, कभी क्या है, कभी क्या है। दीदी को मैं देखता था आंदोलन हुए, नुक्कड़ कविता आंदोलन, नाम तो बहुत जल्दी ये हो जाता, लेकिन मैंने देखा नाम ले तो उनके दीदी का नाम ऐसा है, पहला या दूसरे नंबर पर आएगा। दीदी और इस देश के जितने साहित्य प्रतिष्ठान हैं, वे सब के सब देखते हैं इनकी ओर। अच्छा, इनकी नई किताब क्या है, अच्छा इनका नया लेखन क्या है, अच्छा ये फलना विषय के बारे में क्या सोच रही है। आज यह स्थिति पर ये पहुंच गई है, एकदम शीर्ष पर। ये समझ में मुझे बात नहीं आई कि पटना की ये जो जमीन है, उस जमीन से अलग चलते हुए भी इन्होंने अपना श्रेष्ठ स्थान कैसे बना लिया। कभी भी आंदोलन धर्मी व्यक्तित्व दीदी का नहीं रहा, लेकिन हम ये भी नहीं कर सकते कि इनका साहित्य वैसा नहीं रहा। आप इनका नाटक सब देख, वह है। लेकिन इसके साथ साथ इनकी रचनाओं में अब समय को आना होगा, समय को लाना चाहिए कि किस समय ये रचना देख के लोगों को लग जाए कि आने वाले दिनों में किरण जी भी उषा किरण दी की तरह पूरे देश में अपने लेखन से पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचे। इन्हीं सदिच्छा के साथ इन दोनों पुस्तकों के लिए मैं इन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। धन्यवाद। पलक की कोर पर शबनम हुमक करके खड़ी होगी, हजारों ख्वाहिशें बेखौफ होकर लड़ी होंगी। जिगर का दर्द, होठों की हंसी तब आई पन्नों पर, किताबें तो बहुत पढ़ ली, नहीं ऐसी पढ़ी होंगी। ऐसी ही शख्सियत की मलिका पद्मश्री डॉक्टर आदरणीय उषा किरण खान जी हमारे बीच मौजूद हैं। इसको हम लोगों ने यहाँ जितने लोग बैठे हैं सबने गौर किया होगा, क्योंकि संचालन का संचालकों की खोज बहुत रहती है और संचालन का गुर बहुत कम लोगों को आता है। मैं मंच पर बैठे सभी लोगों को एक साथ संबोधित करती हुई लेखिका किरण सिंह को संबोधित करती हूँ तथा सामने बैठे हुए सभी साहित्यकार तथा साहित्य प्रेमी बंधु बांधवियों को संबोधित करती हूँ। आज का जो मौका है इसके विषय में कुछ कहना इसलिए नहीं है कि आप कई लोगों के मुख से आप लोगों ने सुना। कुछ लोग जो हम लोग सब मंच पर बैठे हैं वो साहित्य हम लोग का उड़ना बिछौना है, जितने लोग मंच पर यहाँ बैठे सबका। लेकिन सामने बैठे भी बहुत से लोग साहित्यकार हैं, लेकिन जो नहीं हैं उनमें से भी जो कुछ लोगों ने बातचीत की, एक सुनील जी थे, सुनील कुमार सिंह जी जिन्होंने शुरुआत की और
साहित्य प्रेमी और गौर करते हैं, क्योंकि ऐसा कोई व्यक्ति होता ही नहीं है जिसके जीवन में साहित्य न हो। अगर ऐसा होता तो किरण जी की कहानियों कविताओं को पढ़ के पहले आलोचक कैसे इनके प्रतिदेव होते हैं, क्योंकि उनको तो साहित्य से कोई मतलब होने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन इसीलिए क्योंकि साहित्य प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में होता है, वो नहीं होगा तो क्या जीवन। तो क्योंकि जब हम अक्षरारंभ करते हैं उसके बाद जब हमारी पीढ़ी थी और हमारी पीढ़ी के तुरंत बाद के ही तो ये लोग हैं, तब तक नई पढ़ाई शुरू नहीं हुई थी और उस पीढ़ी के लोग साहित्य की तरह गणित भी पढ़ते थे, गाना गा गा के। हम लोग पहाड़ा गा गा के पढ़ते थे, तो इसीलिए साहित्य सभी जीवन में हुआ करता था। साहित्य शब्द ही बना है सहित से। यहाँ हिंदी के ज़्यादा विद्वान हैं, मैं और आप सबको को पता है मैं हिंदी की विदुषी नहीं हूँ, क्योंकि कहा, लेकिन यहाँ हिंदी के बहुत सारे विद्वान हैं जिनसे मैं डरती भी रहती हूँ, मगर क्यों प्रोफेसर लोग हैं तो कार्यक्रम बनाने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों के बीच में मैं ये कहना चाहती हूँ कि सहित ही है साहित्य, सहित से साहित्य होता है, तो सब कुछ सहित वो साहित्य। मुझे सबसे ज़्यादा खुशी ये होती है यदि आप किसी भी, हम जाते रहे हैं यहाँ हमारे जितने बंधु लोग हैं वार्दवी हैं, उनमें से कुछ लोग जाती रही होंगी, जो जमाल रोड का शिक्षक भवन है वहाँ जो समारोह होते हैं खूब होते हैं, तो वहाँ 2 या 4 भी अगर कोई हमारी बहन मिलती हो तो बहुत आश्चर्य का विषय। लेकिन यहाँ हमारी बहनें हैं, यह देख करके मैं उसको नहीं पहचानती हूँ, तो ये सब वो करती हैं, खूब आराम से करती हैं। और जब मैं शुरू में जमालपुर में पोस्टेड थे मेरे पति, तो रेलवे का सबसे, जितने बहुत सारे अधिकारियों के ग्रुप को मैंने जाना है, उसमें रेलवे सबसे एलिटेस्ट ग्रुप है, उससे ज़्यादा एलिट कोई नहीं है, उसके पास सब सुविधाएं हैं और उन सारी सुविधाओं के बाद वो पत्नियां कुछ नहीं करती हैं, अपना चुपचाप बैठ कर ताश खेलती हैं, किट्टी करती हैं, तो उसकी ओर पब्लिक का ध्यान नहीं जाता है। जो दूसरे सर्विसेज हैं उधर पब्लिक का ध्यान जाता है, मगर रेलवे वाली तरफ नहीं जाता है। भावना शेखर ने कहा था कि एक बीज दबा पड़ा था, तो वो बीज बचा के रखा, जो जब अपने पारिवारिक दायित्वों से वो मुक्त हुई तो उस बीज को सींचना शुरू किया और वो एक वृक्ष बना। एक बहुत अच्छी बात प्रोफेसर शिव नारायण ने कही, वो ये बात कि भाषा का संस्कार अगर होगा तब आप साहित्य लिख सकते हैं। और ये मैं भी कहती हूँ कि हम लोग बड़े असावधान हैं, विशेष रूप से हिंदी क्षेत्र के लोग, पूरे पूर्वांचल के लोग बहुत असावधान है। पूर्वांचल मतलब इलाहाबाद से आप इधर आइए, आजमगढ़, बलिया, गाजीपुर, बनारस, ये सब तो हिंदी के गढ़ हैं और बिहार। और हमारी जितनी सहेलियां हैं, चाहे मैं स्कूल में थी तब, कॉलेज में थी तब, और आज भी हमारी सहेलियां पढ़ती हैं, बाकी पति से और बेटा से भी नहीं, मुझे पढ़ाना है, छुपा के रखना। हाँ, उन लोगों से छुपा के रखना है और अपना लिखना है। हमारे दामाद का नाम इतना बड़ा है कि उनके नाम पर आप लोगों का पुरस्कार इस बात के लिए भी आपको मिट्टी की खुशबू को पूरी दुनिया में फैलाया अपनी कथा रचनाओं के माध्यम से पद्मश्री डॉक्टर उषा किरण खान की विशिष्ट अतिथि लक्ष्य प्रतिष्ठ कवि कथाकार, समालोचक और नई धारा के संपादक डॉक्टर शिव नारायण जी, मंत्रिमंडल सचिवालय राजभाषा विभाग के सम्मानित निदेशक सुमन कुमार जी, आकाशवाणी की अलका प्रियदर्शनी जी, जो साहित्य से काफी गहरे जुड़ी रही हैं, दूरदर्शन से सेवानिवृत्त हुए लक्ष्य प्रतिष्ठ कथाकार शंभू सिंह जी,
संचालन कर रही वीणा श्री विक्रम जी सफलतापूर्वक निर्वहन करने के साथ ही साहित्य सृजन को एक नई दिशा दी है और इनके बचपन की जो भूख थी साहित्य के प्रति वो पुनर्जागृत हुई आज से लगभग 5 साल पहले जब उनकी पहली किताब प्रकाशित हुई। और इन 5 वर्षों में इन्होंने साहित्य के क्षेत्र में कई ऐसे उदाहरण पेश किए जो युवा रचनाकारों के लिए प्रेरणा स्रोत का काम कर सकते हैं। एक कवयित्री के रूप में मूलतः मुझे ये कवयित्री ही प्रतीत होती हैं, वैसे गद्य की कई विधाओं में भी ये निरंतर दिख रही हैं। कहानी, व्यंग्य, आलोचना कई क्षेत्रों में, और सबसे बड़ी बात है कि बच्चों के मन से जुड़कर इंजीनियर रहे। लेकिन मैंने तो देखा कि हर वक्त ये इनकी सहायता में, हर तरह की सहायता में बराबर लगे रहे और कभी कोई कमी या किसी तरह की शिकायत देखने को नहीं मिली। तो ऐसे पति भी विरल होते हैं। कहा जाता है, आलोचना की जो बात की उन्होंने, निंदक नियरे राखिए की बात कही गई है। तो जो आलोचक होता है वह सही दिशा निर्देश देता है। सबसे कठिन कठिन बनल आसान, कठिन साधना से मिले सहज बने के ज्ञान। काशी नागरी प्रचारणी सभा में एक बैठक हो रही थी। उसका विषय था कहानी का प्लाट। उसमें हार की जीत के कथाकार सुदर्शन भी मौजूद थे। उस सुदर्शन ने कहा कि कहानी की प्लाट तो आसपास बिल्कुल बिखरे पड़े हैं, हमारी दृष्टि होनी चाहिए उनको पकड़ने की। फिर उन्होंने कहा कि अभी मैं विंध्याचल पहाड़ी से आ रहा था इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, तो मैंने देखा कि कहीं कहे कैदी कविराज इस तरह के संबोधन, तो इन कुंडलियों के माध्यम से भी छंद पुराना है, लेकिन इसमें इन्होंने जीवन और आज के समाज की बात की है। इसलिए यह छंद और प्रासंगिक हो उठा है। साहित्य के सोपान पर आगे चढ़ते हुए शिखर तक पहुंचेंगी और तब हम सब सचमुच गौरवान्वित होंगे। हमें उन पर नाज है, मेरे जनपद की हैं और इस परिवार से मेरा आत्मीय जुड़ाव भी है। तो मैं इनके सुखद भविष्य की कामना करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि इनका सृजन लगातार रंग लाता रहेगा और हम सभी बार बार इनके सम्मान में इस तरह के आयोजन करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी साहित्य जगत के मनीषियों और पद्मश्री उषा किरण खां जी, भगवती प्रसाद द्विवेदी जी, शंभू सिंह जी, निर्देशक महोदय और सभी मंचासीन अतिथियों का मैं हृदय से धन्यवाद करता हूं कि आपने अपने व्यस्तम समय से समय निकाल करके एक नवोदित लेखिका किरण सिंह जी के इस कार्यक्रम में आप पधार करके इस कार्यक्रम का गौरव बढ़ाया है। वैसे तो मैं भोजपुरी का रहा हूँ और सांगठनिक कार्यों में भाग लिया हूँ। साहित्य से जुड़ा हुआ तो नहीं हूँ, साइंस का विद्यार्थी बाद में हुआ, लेकिन 6वां और 7वां में भी हम लोग जयशंकर प्रसाद जी की पूरी कविताएं कंठस्थ कर गए थे वाद विवाद प्रतियोगिता के लिए भी।
और उसमें जो कविता है मैं सुना देना चाहता हूँ कि इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागिनी बजती, क्यों हाहाकार स्वरों में वेदना असीम गरजती, आती है शून्य क्षितिज से क्यों लौट प्रतिध्वनि मेरी, टकराती सी बिलखाती सी पगली सी देती फ्योरी, क्यों लोल लहर के तट पर ये लोल लहर की घातें कलकल ध्वनि से हैं कहती, किस विस्मित बीती बातें रो रो के सिसक सिसक के कहता मैं करुण कहानी, अंतर के तार खींचे थे तीखी थी तान हमारी। क्या बात। इतना सुनने के बाद हमको भोजपुरिया में एक कहावत याद है, पटकता है वो विदूषक, उसके बावजूद भी वो हंसते रहता है, वो कोई बुरा नहीं मानता है, उसी गुणों नाच के विदूषक। सभी मनीषियों का, आप सभी आगंतुक अतिथियों का इसी तरह से सत्कार करने का मुझे अवसर मिलता रहे, ये मेरे लिए सौभाग्य होगा। अंत में आप सभी आगंतुक अतिथियों का हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। साथ ही साथ अनुरोध है कि अल्पाहार तैयार है, एक भी लोग बिना अल्पाहार के नहीं जाएंगे, यही मेरी करबद्ध प्रार्थना है। धन्यवाद।